हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। आइए हम फिर से तरंग के बारे में हमने पहले पढ़ा चुके हैं हम। ठीक है, ये दूसरी क्लास है। तो दूसरी क्लास में हम आज थ्योरम जानेंगे, ठीक है, फार्मूला जानेंगे, प्लस में हम फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड के बारे में, फिर उनका रिलेशन भी हम देखेंगे। तो चलिए हम जानते हैं आवृत्ति क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। आवृत्ति आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, किसे कहते हैं? तो फ्रीक्वेंसी किसी कण के द्वारा, समझिएगा, किसी भी कण के द्वारा एक सेकंड में उत्पन्न कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई कण एक सेकंड में मान लीजिए कि ये कण है, एक सेकंड में कितने कंपन को यह उत्पन्न करता है, कितने कंपन को उत्पन्न कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बोलते हैं। इसका सूचक चिन्ह होता है एफ और एन। एफ से सूचित करते हैं या तो एन से सूचित करते हैं, कोई भी एक होता है। ठीक है, इसका मात्रक दोनों में से कोई एक हो सकता है, किसी भी एक को लिख लीजिएगा। ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, मैट्रिक एग्जाम में और कंपटीशन में भी, रेलवे में भी पूछा गया क्वेश्चन है। एक हर्ट्ज होता है, एक कंपन प्रति सेकंड के बराबर होता है। एक हर्ट्ज मतलब एक कंपन प्रति सेकंड के बराबर होता है। समझ में आया? तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया। किसी भी माध्यम में, कोई भी माध्यम हो, ठीक है, तरंग का जो एक कण होता है, कण के द्वारा एक सेकंड में कितने कंपनों की संख्या उत्पन्न कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब कितनी बार उस चीज को दोहरा रहा है। मान लो कि यहाँ पे एक कंपन उत्पन्न किया, ठीक है, दो कंपन उत्पन्न कितनी बार? एक सेकंड में टाइम देखकर एक सेकंड में कोई कण कितनी बार किसी चीज को दोहरा रहा है, कितनी बार आवृत्ति कर रहा है। आवृत्ति मतलब दोहराना, ठीक है, दोहराना, ठीक है, दोहराना होता है। किसी चीज को दोहरा रहा है, कितने कंपनों की संख्या उत्पन्न कर रहा है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। समझ में आया? अब चल तो आयाम समझते हैं। आयाम माध्यम के कणों का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। समझिएगा आयाम क्या है। आयाम क्या है? हमने अभी बताया कि ये रस्सी ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, चली, ठीक है, चली ना। तो ये रस्सी एक बार जो यहाँ से अधिकतम दूरी तक ये रस्सी गई, अब इससे ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि इससे ऊपर जाने की क्षमता उसके पास नहीं है, उसके पास इससे ऊपर जाने की एनर्जी नहीं है। तो जितनी दूरी तक ये ऊपर गई और फिर गई और नीचे आई, तो जितनी अधिकतम मैक्सिमम दूरी, ठीक है, इस लाइन से अधिकतम दूरी, इस लाइन से अधिकतम दूरी को हम ही आयाम कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई रस्सी, किसी रस्सी से आप किसी पत्थर को बांध कर जब ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, तो वो जो पत्थर है, ठीक है, अपनी क्षैतिज लाइन से कितनी ऊंचाई तक, कितनी ऊर्जा से कितनी ऊंचाई तक, मतलब उसका पीक एनर्जी मतलब ऊपरी सीमा, उसके ताकत की, उस पत्थर में जो एनर्जी है, उसके लास्ट सीमा जो है, ऊपर कहां तक जा रहा है, उसी को हम आयाम बोलते हैं। ठीक है, ये कण है, ये इसकी क्षमता जो है, यहां तक जाने की क्षमता है, तो इसी को हम, यहां से यहां तक की दूरी को हम आयाम बोलते हैं। तो किसी भी चीज का आयाम जब जितना ही आयाम अधिक होगा, वो उतना ही दूर जा सकता है, वो उतना ही दूर जाएगा। मान लो कि ये रस्सी हमने बांधा, देखो समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। पहले ये रस्सी है, हमने धीरे से हिलाया, कम झटका दिया, तो ऐसे 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 चला, फिर जोर से झटका दिया,
तो रस्सी ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, तेज बहुत दूर तक गई, बहुत दूर तक गई, मतलब इसका एंड पॉइंट है बहुत दूर है, क्योंकि इसमें ऊर्जा अधिक उत्पन्न हो रहा है। मतलब हम आयाम को अगर बढ़ा रहे हैं तो किसी कण में ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब ऊर्जा बढ़ जाएगा तो ज्यादा कंपन करेगा, तो बहुत दूर तक जाएगा। समझ में आया? तो इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। किसी चीज का अगर एम्पलीट्यूड हम बढ़ा रहे हैं, आवाज का हो, साउंड का हो, ठीक है, किसी भी चीज का एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं तो चीज अधिक दूरी तक जाता है। ठीक है, हम जानते हैं ना एम्पलीफायर आता है, साउंड में, रेडियो में एम्पलीफायर आता है। तो एम्पलीफायर का काम क्या होता है? यही तो होता है। ये क्या करता है? आयाम को बढ़ा देता है, जिसके कारण वो आवाज जो है बहुत दूर तक साउंड जाता है, या तरंग जो है बहुत दूर तक जाता है। तो आयाम हम समझ गए, फ्रीक्वेंसी भी समझ गए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी भी प्रभाव पड़ता है आवाज साउंड पे। देखिए जब हम साउंड चैप्टर पढ़ाएंगे तो यही काम आएगा। आवृत्ति पे, आवृत्ति का प्रभाव उस पर पड़ता है। आवृत्ति जितनी अधिक होगी आवाज उतना ही पतला तीक्ष्ण होगा, मतलब तीव्र होगा, तीव्र गति से वो आवाज सुनाई देगा। फ्रीक्वेंसी जितना ही अधिक होगा, समझ में आया? आयाम जितना अधिक होगा उतना वो अधिक दूरी तक जाएगा। अब देखो आवर्तकाल समझते हैं, टाइम पीरियड। ये समझ गए ना, एम्पलीट्यूड हम समझ गए। तो एम्पलीट्यूड का ऐसा मात्रक मीटर होता है एम का। अब कण का एम्पलीट्यूड का साधारणतः कितना होता है? 10 के पावर 9 मीटर का होता है। अधिकतम कितना होता है? 10 के पावर, साधारणतः, साधारण जो होता है वो 10 के पावर 9 मीटर का होता है। आवर्तकाल टाइम पीरियड क्या है? माध्यम का कोई कण एक कंपन पूरा करने में, माध्यम का कोई कण, ये कण है, ऊपर गया तो अभी कंपन पूरा नहीं हुआ। देखो ये ऊपर गया, कंपन पूरा नहीं हुआ। जब यहाँ आया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, तब यहाँ पे जाके एक कंपन पूरा हुआ। मतलब एक श्रृंग और एक गर्त जब घूमेगा कोई कण, तब वो एक कंपन पूरा करता है। मतलब उसका कंपन यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ जाके पूरा हुआ। यहाँ नहीं पूरा होगा क्योंकि देखो आधा तो बाकी ही है, अभी आधा बाकी है ना। तो जब तक आधा घूमेगा नहीं तब तक वो पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये एक कंपन हुआ। तो माध्यम का कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है, ठीक है। अब यहां से यहां तक ये कितना समय लिया, जितना समय लेता है उसी को हम क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। इसी को बोलते हैं आवर्तकाल, ठीक है। अगर ए से बिंदु से कोई कण चलना शुरू किया और बी पर जाके एंड किया, यहाँ पे आके एंड किया, तो यह एक कंपन पूरा किया। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम जितना, यहाँ से कण जो कोई चला ऐसे ऊपर नीचे करके, चाहे जैसे भी चले, ठीक है, अगर यहाँ तक आए तो इसी को हम आवर्तकाल कहते हैं। ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऐसे गया। एक श्रृंग और एक गर्त की दूरी चलने में जितना समय लगता है उसी को आवर्तकाल बोलते हैं। मतलब कोई कण, माध्यम का कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। इसका सूचक चिन्ह होता है टी। एसआई मात्रक सेकंड होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। अब समझिएगा, अब सबसे मजेदार बात है कि रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में जो है रिलेशन क्या है? तो देखिए आवृत्ति जो होता है, आवर्तकाल का गुणनफल, आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल हमेशा एक के बराबर होता है। हमेशा क्या होता है? एक के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। आवृत्ति एक सेकंड में उत्पन्न कंपनों की संख्या, एक सेकंड में कोई कितना कंपन यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है एक सेकंड में, और एक कंपन पूरा करने में, ठीक है, एक कंपन यहाँ पूरा हो रहा है, यहाँ पूरा हो रहा है कि नहीं? यहाँ हो रहा है। देखो समझो, यहाँ पे एक कंपन पूरा हो रहा है, यहाँ से कितने कंपन उत्पन्न हो रहा है, और यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मान लो कि n कंपन उत्पन्न हुआ, पता नहीं कितने कंपन उत्पन्न हुआ। तो जितना कंपन उत्पन्न हुआ, ठीक है, उसी को आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति, और यहाँ तक गया मतलब टी तक गया, आवर्तकाल यहाँ से एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसी को आवर्तकाल बोलते हैं। तो आवर्तकाल और आवृत्ति का जो गुणनफल 1 के बराबर होता है, इसलिए आवृत्ति इज इक्वल टू 1/आवृत्ति इज इक्वल टू 1/आवर्तकाल 1/t।
इसको याद रखिएगा, हमेशा ये पूछा जाता है। आवृत्ति इज इक्वल टू 1/, आवर्तकाल। अब चलिए हम रिलेशन देखते हैं, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड, ठीक है, रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड, तरंग गति या वेग, बोलिए वेग, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच संबंध क्या है, ठीक है। तो कोई कण है v चाल से t आवर्तकाल में लैम्डा तरंगदैर्ध्य की दूरी तय करता है, ठीक है। तो यहां पर समझो पहले कैसे कैसे होता है, इसको समझते हैं पहले। देखो, ये हमने बनाया एक रस्सी, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ठीक है। इसको हम आयाम बोलते हैं, सबको याद है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम वेवलेंथ बोलते हैं, तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ, वेवलेंथ, इसको वेवलेंथ बोलेंगे। इसको आयाम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ये क्या है? एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड है। समझ में आया? इतना हम समझ गए। वेव स्पीड, अब वेव स्पीड क्या है? कोई वेव है, एक सेकंड में, किसी माध्यम में एक सेकंड में, किसी भी चीज की तुलना हम एक सेकंड से करते हैं, तो कोई माध्यम है, उसमें तरंग का जो कण है एक सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? तरंग वेग बोलते हैं। कोई तरंग किसी माध्यम में एक सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, उसी को हम तरंग का चाल, बोलिए स्पीड बोलते हैं। तो कोई कण भी चाल से अगर टी आवर्तकाल में, टी आवर्तकाल क्या है? आवर्तकाल क्या है? मतलब यहां से चला, यहां गया, फिर यहां आया, ठीक है। तो इसको हम आवर्तकाल बोलते हैं। इसको टी से सूचित किया जाता है, इसको टी से सूचित किया जाता है। तो कोई कण भी चाल से टी आवर्तकाल में लैम्डा तरंगदैर्ध्य की दूरी तय करती है। ये लैम्डा तरंगदैर्ध्य हमने बताया कि दो श्रृंगों, ये श्रृंग है, पीक है कि नहीं है? ये पीक है, ये भी पीक है, ये गर्त है। तो दो पीक के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? दो पीक के बीच की दूरी को देखो, ये पीक है, ये पीक है। यहाँ से एम्पलीट्यूड को जब हमने यहाँ मिलाया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये वाली दूरी है, जो वेवलेंथ है, इसको हम तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। तो लैम्डा तरंगदैर्ध्य की दूरी तय करती है, तो उसमें संबंध हमें रिलेशन निकालना है। तो इसको तरंगदैर्ध्य को हम लैम्डा से सूचित करते हैं, तरंगदैर्ध्य को लैम्डा से सूचित करते हैं। समझ में आया? लैम्डा से सूचित करते हैं। अब देखो, अब भी चाल से कोई कण यहां से चल रहा है, भी चाल से चल रहा है, तो इसका संबंध क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू वी, लैम्डा इज इक्वल टू वी, हमें निकालना है। भी चाल है, उसका आवर्तकाल समय दिया हुआ है, दूरी दे रखा है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी, देखो दूरी सेट करो, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है बाबू। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी लैम्डा दूरी तय कर रहा है, तो लैम्डा और चाल क्या है इसका? भी चाल है, तो भी हमने लिखा। आवर्तकाल कितना है? टी, मतलब टी समय में वो कण जो है टी समय में उतनी दूरी तय कर रहा है, तो हमने टी लिखा। तो लैम्डा इज इक्वल टू भी टी, वही तो जो हमने मैथ में पढ़ा है, दूरी बराबर चाल गुने समय, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम। तो वही चीज है, यहाँ पे डिस्टेंस है, ये क्या है? स्पीड है, और ये समय है। तो लैम्डा इज इक्वल टू वी टी। अब इसको और थोड़ा चेंज करते हैं, और हम जानते हैं, देखते हैं कि जो आवर्तकाल होता है वो 1 आवृत्ति के बराबर होता है। आवर्तकाल इज इक्वल टू 1 आवृत्ति, 1/n। आवृत्ति को हम n से सूचित करते हैं। ये क्या है? आवृत्ति है, ये आवृत्ति है, समझिएगा आवृत्ति है, ये आवृत्ति है। 1/आवृत्ति, 1/आवृत्ति n। तो t के जगह पे हम 1/n लिख सकते हैं। 1/n, t की जगह पे हम 1/n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हमने t की जगह पे 1/n लिख दिया।
ठीक है, तो एन चला जाएगा लेमडा के साथ, भी अकेले रह जाएगा तो भी इज इक्वल टू एन लेमडा, भी इज इक्वल टू एन लेमडा। ये हमारा फॉर्मूला हुआ, इसको याद रखिएगा, यही फॉर्मूला है, भी इज इक्वल टू एन लेमडा गुना लेमडा। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, तरंग का चाल जो हुआ, तरंग का स्पीड मतलब वेव स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी गुना क्या है, लेमडा जो है वेवलेंथ है, वेवलेंथ है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, न्यूमेरिकल बनाते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहा है, मतलब एक सेकंड में 339 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो क्या है ये, वेव स्पीड है। वेव स्पीड मतलब भी पता है हमें, 339 मीटर प्रति सेकंड पता है। यदि इसकी तरंग दैर्ध्य मतलब लेमडा, तरंग दैर्ध्य मतलब लेमडा, लेमडा कितना पता है हमें, 1.5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे मीटर में है और यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। कैसे, 1.5 बटा 100 से हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो ये मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, अब दोनों का जो है मात्रक, दोनों का मात्रक बराबर है, ये भी मीटर ये भी मीटर। मात्रक बराबर करना, चाहे मैथ हो चाहे वो फिजिक्स हो, फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो, जो है मात्रक। आप मान लीजिए आम की तुलना आमे से न करेंगे, लीची से थोड़ी ना कर देंगे। तो ये क्या है, ये आम है तो आमे से न करेंगे, इसको आम बनाएंगे। अगर ये मीटर है तो इसको मीटर बनाएंगे, तभी तो तुलना करेंगे। तो अब हम तुलना करेंगे। अब हमें भी पता है, चाल पता है, तरंग का चाल स्पीड पता है, लैम्डा पता है, तरंग दैर्ध्य पता है, तो हमें आवृत्ति निकालना है। आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेव स्पीड मतलब भी बटा वेवलेंथ मतलब लैम्डा। समझ में आया। आप देखो भी कितना है, 339, तो 339 लिखेंगे यहाँ पे, बटा लेमडा कितना है 1.5 बटा 100 कितना, समझ में आया। अब इसको हम क्या करेंगे, 339 और 100 ऊपर चला जाएगा, बटा 1.5, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 15 नीचे हो जाएगा, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। अब 15 से हम काट देते हैं कई बार में, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 0 हर्ट्ज। मात्रक लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मतलब 22,600 हर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न होगी यदि कोई ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है और उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा 1.5 सेंटीमीटर है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी, तो तरंग की जो आवृत्ति निकलेगी वो कितना निकलेगी, 22,600 हर्ट्ज। चलिए और न्यूमेरिकल हम देखते हैं, फिलहाल इसको नोट कीजिए पहले। आइए दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दोनों का फॉर्मूला लिखा है, v इज इक्वल टू एन लेमडा, मतलब ध्वनि का चाल इज इक्वल टू आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चंस पढ़िए, एक माध्यम में एक ध्वनि की तरंग दैर्ध्य कितनी है। ठीक है, एक माध्यम में एक ध्वनि की तरंग दैर्ध्य कितनी है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 38 मीटर प्रति सेकंड है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या पता है, ये देखिए, आवृत्ति पता है, आवृत्ति पता है मतलब n इज इक्वल टू 840 हर्ट्ज, n पता है। गति पता है, गति क्या है 38 मीटर प्रति सेकंड, गति मतलब v इज इक्वल टू 38 मीटर प्रति सेकंड।
38 मीटर प्रति सेकंड हमें भी पता है, तो हमें निकालना है क्या, तरंगदैर्घ्य लैम्डा निकालना है। हम जानते हैं कि आवृत्ति इज इक्वल टू, ये क्या है, तरंग जो है तरंग चाल, तरंग की गति, तरंग की चाल v इज इक्वल टू एन लेमडा पढ़े हैं, एन लेमडा पढ़े हैं। ये हमेशा बोलते चलिएगा, हिंदी में भी तरंग की चाल इज इक्वल टू आवृत्ति, आवृत्ति एन गुना क्या है, तरंग दैर्घ्य। अब हमें तरंग दैर्घ्य निकालना है, इसलिए तरंग दैर्घ्य लेमडा इज इक्वल टू v बटा तरंग की स्पीड बटा तरंग की स्पीड, तरंग का चाल बटा आवृत्ति n इज इक्वल टू, आप देखो अब भी कितना है, 38 है, तो 38 लिखेंगे बटा 38 लिखेंगे बटा n कितना है 840 है, तो 840 लिखेंगे। अब इसको काट पीट दीजिए, कैसे कौन से कटेगा, 8 तरीके 24, 8 तरीका 24 का 4 बचा 2, 3 नहीं 2 से 2 का 2, 2 9 18, ठीक है, 2 चौके 8, 2 2 4, इससे कट जाएगा, मतलब 19 बटा 420 कितना जाएगा, पॉइंट, तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा बाबू, 0 होगा, 0 कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना, 840 ठीक है, 38 मीटर है, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे जो है 380 मीटर है, यहाँ 380 मीटर है। देखो थोड़ा सा गलत हो जाता है तो आंसर जो है गलत आने लगता है, 380 है। वैसे भी क्वेश्चन सही था, डिजिट गलत है, बनाने का तरीका सही था। भी कितना है, 380 है, तो 380 लिखिएगा बटा n कितना है, आवृत्ति कितना है, आवृत्ति जो है वो 840 है, 840 है, ठीक है। तो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 का 2, 2 9 18, 19, मतलब 19 बटा 42, तो पॉइंट में निकालिए, तो पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 होगा, कई बार में चला जाएगा, 4 बार में, 4 दूना 8, चौका 16, 8 2 10 के 0 बचा 1, 6 1 7, 7 8 9 2 0। आप कितना बार में जाएगा, 4 25 20, 5 बार में चला जाएगा, 5 बार में, ठीक है, 5 2 10 का 1, 5 चौके 20, 2 22, ठीक है, तो 5 बार में, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.45 हमारा क्या आ जाएगा, ध्वनि का तरंग दैर्घ्य आ जाएगा 0.45 मीटर। लेमडा तो दूरी ही है ना, लेमडा तो दूरी ही है, तो दूरी का मतलब क्या होता है, मीटर होता है, मीटर हमने लिख दिया। फिर दूसरा क्या है कि ध्वनि तरंग की गति 700 मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि तरंग की गति मतलब भी पता है 700 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि तरंगे 700 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 700 किलोमीटर की दूरी मतलब लेमडा कितना है, 700 किलोमीटर है। तो किलोमीटर को हम पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 700 गुना 1000 इतना मीटर, तो कितना समय लेगी, मतलब हमें निकालना है, समय निकालना है बाबू, क्या समय निकालना है, कितना समय लेगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग की गति 700 मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि तरंगे 700 नहीं, ये 7 किलोमीटर बाबू, 700 किलोमीटर नहीं, 7 किलोमीटर, सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। भी पता है 700 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की दूरी मतलब लेमडा इज इक्वल टू 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर को मीटर बना लीजिए, 7 गुना 1000 मीटर हो गया। अब हमें फॉर्मूला याद है, v इज इक्वल टू एन लेमडा, हमेशा याद रखिएगा, v इज इक्वल टू एन लेमडा। v और लेमडा पता है, n निकालना है, n इज इक्वल टू v बटा लेमडा, v इज इक्वल टू 700 बटा लेमडा कितना है 7000 देखिए यहाँ पे 7 पर 1000 से गुना किया हमने, तो यहाँ पे
कितना हो जाएगा 7000। ये 2 जीरो से क्या, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से ये 10 बार में, मतलब हमारा आ गया 1/10। ये क्या आया, आवृत्ति आया, यह आवृत्ति आया। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, आवर्तकाल निकालना है। तो आवर्तकाल t इज इक्वल टू 1/आवृत्ति होता है, 1/n, 1 और आवृत्ति 1/10 निकला है, 1/10 यहाँ पे रखिएगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10 सेकंड हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10 सेकंड। हमारा आंसर कितना आएगा, 10 सेकंड, 10 सेकंड। यह आवृत्ति को हर्ट्ज में हमेशा लिखिएगा, हर्ट्ज। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1/10 सेकंड। ये न्यूमेरिकल था, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्लास कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब बाबू जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो हमेशा ही आता रहेगा, ठीक है। थैंक यू लफी बच्चों।